गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। आज हमें देखना है अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है अथवा नहीं। इसे देखने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है। ये जो बीकर है हमारा 100 ml का बीकर है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है 100 ml का एक बीकर लेकर उसने 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले। यहाँ पर एक 100 ml का हम बीकर ले लेते हैं, उसमें हम 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ये हमारा एक बीकर है। यहाँ पर ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अब इसमें एक रबर कार्क पर 2 आलपिन लगाकर बीकर में रख दीजिए। यहाँ पर एक रबर का कार्क लेते हैं, उस कार्क में हम 2 आलपिन लगा देते हैं। उसके बाद अब इस आलपिन को इस 9 वोल्ट की बैटरी, इस बल्ब और एक स्विच, इस तीनों को और यह इस आलपिन को हम एक तांबे के तार के माध्यम से जोड़ते हैं। सबसे पहले हमने इसमें किया, एक बीकर लिया। उस बीकर, वो जो बीकर है वो 100 ml का बीकर है, उसमें हमने 50 ग्राम HCl अम्ल डाला। अम्ल डालने के बाद में हमने एक रबर का कार्क लिया। इस रबर के कार्क में ये 2 आलपिन लगा दिए। अब इन आलपिनों को 9 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और स्विच के माध्यम से, हम स्विच के द्वारा हमें जोड़ना है। और इन्हें जोड़ने के लिए हम तांबे के तार का उपयोग करते हैं। मतलब तांबे के तार के द्वारा 9 वोल्ट की बैटरी, बल्ब, स्विच और इस आलपिन को जोड़ते हैं। अब हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने पर देखते हैं कि ये बल्ब जल रहा है अथवा नहीं जल रहा है। ठीक है। उसके बाद इस अभिक्रिया को फिर से हमें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराना है और देखना है कि बल्ब जलता है अथवा नहीं जलता है। तो इस अभिक्रिया को करने पर बल्ब जलता है। बल्ब इसलिए जलता है क्योंकि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, जब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो तनु है कहने का मतलब इसके साथ में पानी भी मिला है। मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया प्लस ये आपका H2O पानी हो गया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब इन दोनों को हमने मिलाया और यहाँ पर जब हमने स्विच ऑन किया तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो ये 2 भागों में टूटता है हमारा, H+ आयन और Cl- आयन। ये भी हमारा 2 भागों में टूट जाता है, H+ आयन और OH- आयन। तो इस प्रकार इसका आयनन हो जाता है। आयनन हो जाता है मतलब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अपने आयनों में टूट जाने के कारण अब ये अपने आयनों में टूट गए, इसलिए इधर उधर गति करने लगेंगे। ये आयन बन गया ना, इसके पास ऋण आवेश आ गया, इसके पास धन आवेश आ गया। हम जानते हैं जो धन आवेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो ऋण आवेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये पानी में इधर उधर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए गति करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये गति करेगा और हम जानते हैं आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब ये आवेश इधर उधर गति कर रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का चालन होगा। मतलब जब तनु HCl के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बल्ब जलेगा। बल्ब, विद्युत धारा का चालन होगा तभी बल्ब जलेगा अथवा नहीं जलेगा। तो यहाँ पर बल्ब जलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है क्या बल्ब जलेगा, तो हाँ बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का चालन होगा। विद्युत धारा का चालन क्यों होगा, क्योंकि HCl जो होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है और क्योंकि यहाँ पर H+ आयन है, H+ आयन मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इधर उधर गति करेगा और इसकी गति करने की वजह से ही यहाँ पर विद्युत धारा का चालन होगा और विद्युत धारा का चालन होने से ही बल्ब जलेगा। नेक्स्ट, तो इस प्रकार अम्ल और क्षार दोनों, इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यह अभिक्रिया होती है कि नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी तनु विलयन लेंगे तो NaOH + H2O।
तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ये NaOH दो भाग में टूटेगा, Na धन आयन, OH माइनस आयन। और ये जो आपका H2O है ये भी दो भाग में टूटेगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो यहाँ पर भी हमारा H प्लस आयन बन रहे हैं और OH माइनस आयन बन रहे हैं। तो ये जो H प्लस आयन है ये फिर से इस विलयन में गति करेगा, और जब ये विलयन में गति करेगा तो फिर से यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी और ये बल्ब जलेगा। अतः अम्ल और क्षार दोनों विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन वो दोनों विद्युत का चालन कब करेंगे, जब हम उनका जलीय विलयन बनाते हैं। उनका जलीय विलयन बनाने पर ही वो विद्युत धारा का चालन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दो अम्ल और क्षार होते हैं वो अपने आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये टर्म समझना है, ये चीज़ देखनी है कि आयनीकरण क्या होता है। तो हम देखते हैं आयनीकरण। तो आयनीकरण स्वीडन के एक वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकन के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षार के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। एक वैज्ञानिक था आरेनियस, उसने बोला अपने अवलोकनों के आधार पर कि अम्ल और क्षार के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अब हम देखते हैं वो गुण क्या होते हैं, मतलब किन गुणों के आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार की व्याख्या की। सबसे पहले अम्ल। अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। मतलब अम्ल को जब हम जल में मिलाते हैं, जब हम उसे जल में घोलते हैं, तो जो अम्ल होता है वो H प्लस आयन में H प्लस धन आयन बनाता है और एक ऋण आयन में वियोजित होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास H2SO4 है। जब इस H2SO4 को हम जल में घोलेंगे तो H2SO4 दो भाग में टूटेगा, एक धन आयन में, एक ऋण आयन में। तो धन आयन हमेशा कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन धन आयन बनाएगा। अब चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो दो धन आयन बनेंगे, इसलिए 2H प्लस आयन। और SO4 सल्फेट, SO4 2 माइनस आयन बनेगा, इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये भी दो भाग में टूटेगा, एक H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, दूसरा नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन। HCl को भी जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो भी ये दो भाग में टूटेगा, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को भी जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये भी दो भाग में टूटेगा। ये वाला जो है वो H प्लस आयन में टूटेगा, और ये जो पूरा बचा ये CH3COO माइनस एसीटेट आयन बोलते हैं इसे हम एसीटेट आयन बोलते हैं। ये एसीटेट आयन में टूटेगा। तो इस प्रकार जो अम्ल होते हैं, उस अम्ल का अगर हम लोग जलीय विलयन बनाएंगे, उसे हम उसमें थोड़ी सी पानी में घोल देंगे, पानी में मिला देंगे, तो जो अम्ल होते हैं वह H प्लस आयन में और एक ऋण आयन में वियोजित होते हैं। यहाँ पर ये सभी अम्ल हैं, सभी H प्लस आयन बना रहे हैं और एक ऋण आयन बना रहे हैं। तो इस प्रकार आरेनियस ने अम्लों की व्याख्या की है। अब हम क्षार के बारे में देखते हैं कि क्षार क्या होते हैं। क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन। जो क्षार होते हैं जब उनका जलीय विलयन बनाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हमारे होते हैं OH माइनस आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का फॉर्मूला होता है ये। जब हम इसे तोड़ेंगे या फिर जब चूने को हम पानी में घोलते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो दो भागों में टूट जाता है, एक धन आयन में टूटता है, एक OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को ही हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट दो भाग में टूट रहा है, Na प्लस आयन CO3 माइनस आयन। ये कपड़े धोने का सोडा है। अब हम क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित होता है। जब क्षार का जलीय विलयन बनाते हैं, जब क्षार को जल में घोलते हैं तो वो एक हाइड्रोक्साइड आयन जिसे हम OH माइनस आयन बोलते हैं और एक धन आवेशित आयन में टूट जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब उसे हम जल में घोलेंगे तो ये एक कैल्शियम आयन में टूटेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। कैल्शियम आयन में टूटेगा तो कैल्शियम 2 प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस आयन में टूटेगा।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम 2+ आयन में टूटेगा और OH- आयन, चूँकि यहाँ पर 2 OH है इसलिए 2OH- आयन लिखा हुआ है। इसे हम प्रति अम्ल के रूप में यूज़ करते हैं और ये हमारा चूने के रूप में काम आता है। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो नोट करने वाला है। आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका मतलब है जो आयनीकरण मतलब अम्ल और क्षार को जब जल में घोलते हैं तो अम्ल और क्षार अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्षार अपने आयनों में टूट गया है, अम्ल अपने आयनों में टूट गया है, इसी को बोलते हैं आयनीकरण। ठीक है, तो ये जो आयनीकरण होती है वो पदार्थ की विलयन में सांद्रता, मतलब अगर हमारे पास पानी है तो उस पानी में हमने कितना ग्राम, कितने या फिर कितने मिलीलीटर HCl मिलाया है या फिर कितने ग्राम हमने उसमें क्षार मिलाया है, वो इस बात पर निर्भर करता है। यहाँ पर सांद्रता से मतलब है अम्ल और क्षार हमने कितना मात्रा में मिलाया है, इस बात पर निर्भर करता है। और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता, और जो अम्ल और क्षार है वो उसके कितने आयन वियोजित हो रहे हैं, मतलब कुछ होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में वियोजित होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में वियोजित होते हैं। इस प्रकार जो आयनीकरण है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि हमने अम्ल और क्षार की कितनी मात्रा मिलाई है, दूसरा कि अम्ल और क्षार के वियोजित होने की क्षमता कितनी है, मतलब उसके कितने आयन टूटते हैं। जितने आयन टूटेंगे वो उतना ही प्रबल होगा, वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा, उतना ही अधिक क्षारीय होगा। जितने कम आयन टूटेंगे वो उतना ही अधिक दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, मतलब कम अम्लीय होगा, कम क्षारीय होगा। तो इस प्रकार ये आयनीकरण है। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं। जिनमें भी हाइड्रोजन होते हैं क्या वे अम्ल होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है कि जब मतलब कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है क्या वो अम्ल है, ये कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है या नहीं। देखो, जब हम HCl का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है, क्योंकि HCl में अम्ल है और ये टूट गया जब जलीय विलयन बनाया तो H+ और Cl- आयन। लेकिन ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब हम ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाते हैं तो वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। यहाँ पर क्रॉस का मतलब है कि ये अपने आयनों में नहीं टूट रहा है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जब HCl अणु का आयनन होता है तो उसके पश्चात H+ आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनते हैं। आयनन होने का मतलब है कि HCl का जलीय विलयन बनाते हैं। तो HCl का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट रहा है, लेकिन जब ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाएंगे तो ये ऐसे H+ आयन में नहीं टूटेगा। इसका मतलब कि ऐसे कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो जरूरी नहीं कि वे अम्ल हो। जो यौगिक जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है अगर उनका जलीय विलयन बनाए और वो H+ आयन में टूट जाता है तो वो अम्ल होगा। अगर उनका जलीय विलयन बनाने पर वो H+ आयन में नहीं टूटता तो वो अम्ल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। अभी हमने बोला कि देखो, अम्ल को पानी में घोलेंगे तो वो आयनीकृत हो जाता है, वो अपने H+ आयन में टूट जाता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करेगा या दूसरे विलयनों में भी आयन उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शुष्क परत नली लेंगे। शुष्क मतलब एक सूखी परत नली लेते हैं, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालते हैं। सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब उसमें 1 ग्राम नमक डालेंगे। फिर उस परत नली में 1 से 2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परत नली की दीवार की सहायता से डालेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या परत नली से कोई गैस बाहर निकलती है। अब उस परत नली के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर लेकर जाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक परत नली है। इस परत नली में हमने
1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला है, मतलब हमने इसमें 1 ग्राम नमक डाला है। 1 ग्राम नमक डालने के बाद यहाँ पर हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 धीरे धीरे दीवार की सहायता से इस परख नली में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और सांद्र H2SO4 है। अब इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया होगी। क्या अभिक्रिया होगी ये हम देखते हैं। जब NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और H2SO4, ये हो गया H2SO4। अब यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी, ये जो H है और ये जो Cl है आपस में क्रिया करके बनाएंगे HCl, और ये Na है SO4 है, आपस में क्रिया करके बनाएगा Na2SO4। इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 सोडियम है तो और यहाँ पर 1 सोडियम है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। 2 सोडियम बैलेंस है, बट यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हो गए और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर हो गए हमारे 2 क्लोरीन। अब 2 हाइड्रोजन 1 सल्फेट आयन 1 सल्फेट आयन, तो ये यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है। मतलब जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और ये जब H2SO4 जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल की गैस निकलती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अलग से परख नली में दिखाया गया है कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिला है और ये Na2SO4 मिला है, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट बना है और यहाँ से आपकी गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। ठीक है, HCl गैस निकलती है इस निकास नली के द्वारा। फिर हमें क्या पूछा गया है कि इस परख नली के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला। जब यहाँ पर हमारी HCl गैस निकल रही है, जब यहाँ पर शुष्क यानी कि सूखा लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो क्या उसका रंग बदलता है कि नहीं बदलता है, तो इसका परिणाम होगा कि उसका रंग नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, इसका रीज़न अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट बोला है, अब परख नली के मुंह के समीप गीला लिटमस पेपर लेकर जाइए, क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला। तो अगर इस परख नली के समीप यहाँ पर हम गीला लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो उस गीले लिटमस पेपर का रंग बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो HCl गैस निकल रही है, ये HCl गैस केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी HCl गैस निकल रही है, ये जो HCl गैस है, अगर यहाँ पर सूखा लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अम्ल है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, तो यह लाल कलर में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ये लिटमस पेपर गीला होगा तो HCl होगा, वो इस गीले लिटमस पेपर से क्या करेगा, क्रिया करेगा। मतलब ये जो HCl है, ये यहाँ पर जो पानी है लिटमस पेपर में, इससे ये क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद ये HCl 2 भागों में टूट जाएगा, H+ आयन में टूट जाएगा और Cl- आयन में टूट जाएगा। और ये H+ आयन में टूट जाएगा तो इसका आयनीकरण हो जाएगा। इसी वजह से इसके रंग में यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा और ये नीले से लाल रंग में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट हमको देखना है कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, जो यौगिक पानी के संपर्क में आने के बाद OH- आयन देते हैं उसे हम क्षार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसको आयनों में तोड़ूँ तो क्या बनेगा, ये अमोनियम धन आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बनेगा। और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में इसको वियोजित करूँ या इसका आयन करूँ, इसका जलीय विलयन बनाऊँ, तो ये 2 भाग में टूटेगा, सोडियम धन आयन में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन में टूटेगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि अम्ल और क्षार में विद्युत का चालन होता है। क्यों विद्युत का चालन होता है, क्योंकि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन बनाने पर वो H+ आयन में टूट जाते हैं। अम्ल H+ आयन में टूटते हैं और क्षार OH- आयन में टूटते हैं और वो आयन गति करने लगते हैं। इसी वजह से ही उसमें विद्युत का चालन होता है। सेकंड हमने देखा आयनीकरण। आयनीकरण मतलब
जली विलयन बनाने पर आयनों में टूटना। अम्ल और क्षार का जली विलयन बनाने पर आयनों में टूटना ही आयनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है क्या वे अम्ल है। तो सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे अम्ल हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि HCl जब उसका हम जली विलयन बनाते हैं तो वो तो H+ आयन में टूट जाता है, इसलिए वो अम्ल हो गया। लेकिन चूँकि ग्लूकोज जब उसका जली विलयन बनाते हैं तो वो H+ आयन में नहीं टूटता है, वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है, तो वो अम्ल हुआ नहीं। इसका मतलब जितने भी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित है वो अम्ल हो ये जरूरी नहीं, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या अम्ल केवल जली विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। तो हाँ, अम्ल केवल जली विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो HCl गैस निकल रही थी उसके सामने अगर हम सूखा नीला लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम गीला लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो उसके रंग लाल हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl जो है उस लिटमस पेपर में उपस्थित पानी से क्रिया करता है और H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। इस आयन में टूटने के कारण ही ये जो H+ आयन में टूट गया, मतलब वो आयनित हो गया, इसी वजह से वो यहाँ इसके कलर में, यहाँ पर इसके रंग में चेंज हो जाता है। और जो यौगिक पानी के संपर्क में आने पर OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसा कि हमने आयनीकरण में देखा था, OH- आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार क्या होते हैं और pH पैमाना क्या होता है।